Hello everyone. Today we will discuss the important points of chapter 1 crop production and management class 8 science NCERT. So without wasting any time, let's begin. Our first term is crop. Crop क्या है? When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale is called a crop. जब हम कोई भी प्लांट को एक लार्ज स्केल पे ग्रो करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉप बोलते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हमने एक लेडी फिंगर का प्लांट है उसको उगाया और कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए एक बड़े लार्ज स्केल पे, तो उसको क्या बोलेंगे हम? हमारी क्रॉप ग्रो हो रही है, या वीट है, पेडी है, जो भी चीज़ हम ग्रो कर रहे हैं लार्ज स्केल पे. ठीक है. नेक्स्ट इज, अब जो क्रॉप है वो हमारी टू डिफरेंट टाइप्स की है, खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप. खरीफ क्रॉप क्या है? दे आर सोन इन द रेनी सीजन. उसको हम रेनी सीजन में ग्रो करते हैं. और इंडिया में रेनी सीजन कब आता है? जून टू सितंबर आता है. और इसके एग्जांपल्स क्या है? पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन एंड खरीफ क्रॉप्स इसके एग्जांपल्स हैं. तो आप इसको कैसे याद कर सकते हो कि जो पैडी है उसको ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, और पानी हमें ज़्यादा किस सीज़न में मिलेगा? रेनी सीजन में मिलेगा. सो पैडी इज़ अ खरीफ क्रॉप. खरीफ में क्या है? रेनी वर्ड है. ठीक है. नेक्स्ट इज राबी. राबी क्रॉप्स कैसे होती हैं? जो कि विंटर सीजन में ग्रो की जाती हैं, और वो अक्टूबर टू मार्च के मंथ में रहते हैं इंडिया में. एग्जाम्पल्स क्या है हमारे? वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिंसीड. ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. जो प्रैक्टिसेस होती हैं क्रॉप प्रोडक्शन की उसी को हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहते हैं. मतलब कि डिफरेंट स्टेप्स जो हैं एक क्रॉप को ग्रो करने के लिए. तो यहाँ पे हमारी स्टेप्स मेंशन्ड है. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, इरीगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज. सो देयर आर 7 स्टेप्स कि कोई भी क्रॉप अगर आपको ग्रो करनी है तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल से लेके स्टोरेज तक. ठीक है. सो एक एक हम डिटेल में डिस्कस करते हैं. एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस समझ आ गया. फर्स्ट वन इज़ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्यों ज़रूरी है हमें? क्योंकि सॉइल सीड को सो करने से पहले हमें सॉइल को प्रिपेयर करना होगा, लूजन करना होगा, उसके मॉइस्चर कंटेंट, उसके न्यूट्रिएंट्स हमें ये सब अच्छे से देखने होंगे. तो द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज़ कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग. ठीक है. प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल. लूज़ किया जाता है, डिफरेंट मेथड्स हैं जो कि अभी हम आगे देखेंगे. प्लो है जो उससे किया जाता है. तो लूज़ क्यों करते हैं? जिससे जो रूट्स हैं वो जो रूट्स हैं वो अंदर तक जा सके, जो रूट्स हैं वो हमारी डीपली पेनिट्रेट कर सके, सॉइल में अंदर तक जा सके. और टर्निंग ऑफ द सॉइल, जो न्यूट्रिएंट रिच लेयर होती है वो ऊपर आ जाती है, और जो मतलब सॉइल की जो डिफरेंट लेयर्स हैं उनको मिक्सअप कर देना, टर्न कर देना. ठीक है. तो इट इज़ डन बाय यूजिंग अ प्लॉ. और प्लॉ एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स है, मतलब इंस्ट्रूमेंट्स हैं. ये इंस्ट्रूमेंट नहीं बोलेंगे, इम्प्लीमेंट ही बोलेंगे कि जो हम यूज़ करते हैं मशीन वगैरह वो क्या है. ये एक हमारा प्लॉ है जो कि एंशियंट टाइम्स में यूज़ किया जाता था. आप यहाँ फोटोग्राफ में देख सकते हो. यहाँ प्लो शेफ्ट है और ये प्लॉ शेयर है जो कि सॉइल के अंदर घुसा हुआ है. और इससे क्या होता है? सॉइल लूज़ हो जाती है, ऊपर उठती है. तो ये फार्मर यूज़ करते थे पहले ऑक्स की हेल्प से. एंड नेक्स्ट इज़ हो में क्या है? हमारी ग्रिप है, ये हैंडल है, बेंड प्लेट है. ये हम वीड्स को रिमूव करने के लिए भी यूज़ करते हैं और सॉइल को लूज़ करने के लिए भी यूज़ करते हैं. और आजकल के टाइम में क्या यूज़ कर रहे हैं हम? कल्टीवेटर यूज़ कर रहे हैं. कल्टीवेटर में ये आगे हमारा क्या लगा हुआ है? क्या लगा हुआ है? हमने अभी देखा था सीड ड्रिल. ठीक है. कल्टीवेटर में क्या है? ये ट्रैक्टर को आगे ये सीड ड्रिल के साथ यूज़ कर रहे हैं. तो ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड नहीं है. आजकल हम ट्रैक्टर यूज़ करते हैं, ऑक्स वगैरह को यूज़ नहीं करते हैं. ठीक है. तो प्लोइंग इज़ डन बाय ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर. द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम. इससे उसमें हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, यहाँ पे लेबर और टाइम दोनों ही हमारे सेव हो रहे हैं. नेक्स्ट स्टेप इज सोइंग. सोइंग में क्या है? सोइंग मतलब कि सीड को बोना. अब सीड को बोने से पहले वी हैव टू सेलेक्ट द क्वालिटी ऑफ सीड की गुड है या बैड है. अच्छा ही सीड बोने से फ़ायदा है ना, सो करने से फ़ायदा है. क्योंकि अगर हमारी सीड की क्वालिटी अच्छी होगी तो हमारी जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसकी क्वालिटी अच्छी होगी. जो कहते हैं कितने किलो सीड्स वो ग्रेन्स प्रोड्यूस हुई हैं, या फिर फार्मर की खेती अच्छी हुई है, तो किस हिसाब से होगी? जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा. कि एक प्लांट पे 2 भिंडी लगे या 10 भिंडी लगे, तो 10 लगेंगी तो ज़्यादा फ़ायदा है या 2 में फ़ायदा है ना. तो अच्छी क्वालिटी के सीड्स होने चाहिए. तो सेलेक्ट कैसे करेंगे हम? नेक्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ सीड्स. सीड्स को हम कैसे सेलेक्ट करें? डैमेज सीड्स बिकम हॉलो एंड अदर्स लाइटर देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर.
आपने देखा होगा मम्मी को दाल भिगोते हुए या छोले भिगोते हुए, तो पानी में जब हम उन्हें भिगोते हैं तो हैवी वाले जो होते हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, और जो लाइट वाले होते हैं वो ऊपर पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। दे विल फ्लोट ऑन वाटर। जो फ्लोट करते हैं दे आर नॉट गुड इन क्वालिटी, वो होलो होते हैं, अंदर से खोखले होते हैं, ठीक है, तो दे इज़ आर डैमेज। तो फार्मर क्या करता है, गुड क्वालिटी के सीड्स को ही सो करता है, ठीक है। Next is traditional tool. The tool used traditionally for sowing seeds is shaped like a funnel. Funnel like shape से ये ऑक्स से देखो ये funnel दिखाई दे रहा है, इससे वो seeds sow करते थे। तो it is a very time consuming method. तो अब हमें किस मेथड से कर रहे हैं, सीड ड्रिल के मेथड से हम कर रहे हैं। इट इज़ यूज फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। अभी देखा हमने ट्रैक्टर की हेल्प से सीड ड्रिल से सीड्स को सो कर रहे हैं। तो इट सेव्स टाइम, लेबर, और अच्छे डीपली पेनिट्रेट हो जाते हैं, मतलब सीड्स को हम बहुत अंदर तक भी ग्रो कर सकते हैं, डीप इन द सॉइल, ठीक है। नेक्स्ट इज इस पेज पे नहीं है ना, हाँ, नेक्स्ट इज एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। अब हमें सॉइल में मैन्योर या फर्टिलाइजर ऐड करना होता है, क्यों? क्योंकि सॉइल की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, सॉइल को न्यूट्रिएंट रिच रखने के लिए, ठीक है। तो मैन्योर क्या है, हमारे मैन्योर नेचुरली बनते हैं, फर्टिलाइजर्स हमारे आर्टिफिशियल केमिकल कंपाउंड्स है। इनका डिफरेंसेस हमारी बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, अभी हम उसी को डिस्कस करेंगे डिफरेंस के थ्रू, ठीक है। उससे पहले यहाँ एक टर्म है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। क्रॉप रोटेशन में क्या होता है कि क्रॉप को, इट इज़ नॉट हाईलाइटेड, क्रॉप रोटेशन दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स ऑल्टरनेटली। क्रॉप्स को हमने ऑल्टरनेटली ग्रो किया है, ठीक है। जैसे कि मान लो एक सीज़न में आपने यहाँ देखो एग्जांपल दिया हुआ है, लेग्यूम्स एज फॉडर इन वन सीजन एंड वीट इन द नेक्स्ट सीजन, कि हमारा जो फील्ड है वो एक ही है, उसी फील्ड में हमने एक सीज़न में लेग्यूम्स ग्रो किए, ठीक है। लेग्यूम्स ग्रो कर दिए आपने रेनी सीजन में, या फिर हाँ ठीक है, लेग्यूम्स ग्रो कर दिए, और उसके बाद नेक्स्ट में हमने विंटर सीजन में क्या किया, वीट ग्रो किया, ना कि दोबारा से लेग्यूम्स। अगर हम दोबारा से लेग्यूम्स ग्रो करेंगे तो क्या होगा, या फिर वीट को ही दोबारा ग्रो करेंगे तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे ख़त्म हो जाएंगे। तो क्रॉप रोटेशन क्या है, इट इज़ अ मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विद द न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, कि न्यूट्रिएंट्स के साथ सॉइल को दोबारा भर देना, रिप्लेनिश कर देना, ऐड कर देना उसके अंदर। तो एग्जाम्पल है कि लेग्यूम्स हम क्यों डालते हैं, लेग्यूम्स क्या है, हमारी जितनी भी पल्सेस होती है दे कम अंडर द लेग्यूम्स, और लेग्यूम्स के जो रूट नोड्यूल्स होते हैं, रूट्स में क्या होता है, एक बहुत अच्छा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। दीज आर प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स ऑफ रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स एंड दे कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, तो सॉइल में नाइट्रोजन अवेलेबल हो जाती है, और उस नाइट्रोजन को कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे कि प्लांट्स को ग्रोथ में बहुत हेल्प मिलती है, ओके। ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपका पूरा चैप्टर डिस्कस हो रहा है, ठीक है, और आपके एग्जाम में बहुत हेल्प मिलने वाली है आपको। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। तो हमने देखा फर्टिलाइजर क्या है, मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, मैंने बताया था मैन मेड केमिकल कंपाउंड्स है। ये कहाँ प्रिपेयर होते हैं, फैक्ट्रीज में प्रिपेयर होते हैं। ये हमें ह्यूमस नहीं देते सॉइल में, दे डू नॉट प्रोवाइड ह्यूमस, मतलब मॉइस्चर नहीं दे रहे हैं, ह्यूमस नहीं दे रहे हैं, और दे आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। आप कौन कौन से प्लांट न्यूट्रिएंट्स में रिच है आप याद कर सकते हो, NPK से, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, ठीक है। और मैन्योर क्या है, मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेजिड्यूज, कि कैटल डंग से और प्लांट रेजिड्यूज के डिकम्पोज होने से, इनको बैक्टीरिया है सॉइल में जो प्रेजेंट, वो डिकम्पोज करता है और उसको मैन्योर में कन्वर्ट कर देता है। एक हमारी अर्थवॉर्म्स भी होती हैं जो कि कहते हैं फ्रेंडली टू फार्मर, ठीक है। फ्रेंड एंड फोम चैप्टर में हमने एक बार डिस्कस किया है, तो उसमें हमने देखा है कि जो अर्थवॉर्म्स होती है वो भी मैन्योर बनाने में बहुत हेल्प करती है। नेक्स्ट इज दे आर डायरेक्टली प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स, दे ऐड ह्यूमस टू द सॉइल एंड दे आर लेस रिच इन न्यूट्रिएंट्स, ओके। सो एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर क्या है, ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज इट एनहेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, जिससे कि पानी होल्ड करती है हमारी सॉइल, वो बहुत एनहेंस करता है। ये सॉइल को पोरस बनाता है। पोरस से क्या होगा कि जो हमारी रूट्स है वो डीपली जा सकेंगी और एक्सचेंज ऑफ गैसेज ईजी होगा। इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, फ्रेंडली माइक्रोब्स की ग्रोथ को प्रमोट करेगा। इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, जो टेक्सचर है, क्वालिटी है सॉइल की, उसको भी
इम्प्रूव करेगा। अब हमने अपनी फील्ड में सीड्स डाल दिए, मैन्योर डाल दिए, वी नीड टू वाटर देम। तो हमें वाटर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इरिगेशन करना पड़ेगा। इरिगेशन क्या है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल। रेगुलर इंटरवल क्या है कि आज दे दिया, ऐसा नहीं कि 2-3 दिन आपने पानी नहीं दिया, आपको सुबह शाम डेली पानी प्रोवाइड करना पड़ेगा अपने फील्ड में, है ना। सो द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। ओके, अब इरिगेशन की डिफरेंट मेथड्स हम डिस्कस करेंगे, क्या क्या है। समझ आ गया इरिगेशन क्या है। सोर्सेज ऑफ इरिगेशन क्या है हमारे, वेल्स हैं, ट्यूबवेल्स है, पॉन्ड्स हैं, लेक्स है, रिवर्स, डैम्स एंड कैनाल्स। दीज आर द सोर्सेज ऑफ इरिगेशन कि यहाँ से हमें पानी मिल रहा है, ठीक है, वाटर अवेलेबल हो रहा है। नेक्स्ट इज ये डिफरेंट ट्रेडिशनल मेथड्स गिवन है, इनके सिर्फ नेम्स आपको अगर पता है वही काफ़ी है एग्ज़ाम के लिए। मोट क्या है, पुली सिस्टम है हमारा, ये फोटोग्राफ से आप देख सकते हो, ये मोट है, मटके शेप का है, ये पुली से इन्होंने पानी निकाला और खेत में डायरेक्टली डाल दिया। चेन पंप है, ये भी चेन डाली, अब उसमें उसको फार्मर को बहुत मेहनत करनी पड़ी थी तो थोड़ा सा ईजी किया, चेन से पानी डाला और ये एक रास्ता बनाया, डायरेक्ट खेत में पानी जा रहा है। पर यहाँ क्या हो रहा है, सोर्स पे जो है वो ज़्यादा पानी जा रहा है तो यहाँ पे क्रॉप को दिक्कत होगी, आगे आगे वो धीरे धीरे फ्लो करेगा। तो काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती थी ट्रेडिशनली। ठेकली और राहत लेवल सिस्टम है ये। इसमें राहत में क्या है कि जो हमारी ऑक्स से काव है वही हमारा फील्ड को वो इरिगेट करने में हेल्प कर रही है। बट नाउ अ डेज मॉडर्न मेथड्स आर यूज। सबसे फर्स्ट वन कौन सा है, स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या है कि जैसे फुवारे होते हैं, फुवारे टाइप लगा दिया है, डायरेक्ट वेल से कनेक्ट कर दिया है पाइप्स के थ्रू, और ये जो हमारी क्रॉप है उसके ऊपर नोजल से स्प्रे कर रही है, जैसे स्प्रे होता है, तो ये एक उसका फंक्शन कर रहे हैं। The perpendicular pipes having rotating nozzles on top are joined to the main pipeline at regular intervals। ठीक है, तो रेगुलर इंटरवल्स पे इसको हमने ज्वाइन कर दिया है। नेक्स्ट इज़ ड्रिप सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हम वाटर सेव कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो पानी है वो डायरेक्टली हम रूट्स में दे रहे हैं, ठीक है, तो वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप। टू क्लिक इट हेयर। ड्रिप सिस्टम में क्या है, वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स की, नियर द रूट्स जो है वो हमारा पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप फॉल हो रहा है। इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स। फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्रीज को वाटर करने के लिए बेस्ट मेथड है, इसमें पानी वेस्ट नहीं होएगा। और ठीक है, तो हमने क्वेश्चंस में भी डिस्कस किया था इस मेथड को अच्छे से। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स क्या है, वीड्स में हमने डिस्कस किया था। वीड्स क्या होते हैं, अनडिज़ायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप, कि जो क्रॉप के साथ अनडिज़ायरेबल प्लांट ग्रो कर रहे हैं, मतलब जो घास फूस ग्रो हो जाता है या फिर कोई ऐसा प्लांट जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। मान लो वीट की हमने क्रॉप लगाई है और उसके साथ कुछ और ग्रो होने लग गए, तो दे विल कम्पीट विद द रिसोर्सेज, तो इसलिए हमें वीड्स को रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है। तो रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। वीड्स को रिमूव करने के लिए वीडिंग बोलते हैं। वीड्स क्या है, अनडिज़ायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली, जो नेचुरली ग्रो करते हैं अलॉन्ग विद द क्रॉप। ठीक है, ये 2 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। So weeding is necessary since weeds compete with the crop plant for water, nutrient, space and light. Water, nutrient, space and light, ये चारों चीज़ों के लिए जो हमारे weeds हैं वो compete करेंगे। क्यों? क्योंकि weed को भी तो पानी चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, स्पेस चाहिए और लाइट चाहिए ग्रो करने के लिए, तो हमारी जो मेन क्रॉप है उसको कम रह जाएगी, वो सिंपल। ठीक है, तो अब वीड्साइड्स क्या हैं, वीड्स को कंट्रोल करने के लिए केमिकल कंपाउंड्स भी डाले जाते हैं, जैसे कि 2,4-D एक केमिकल है हमारा, और ये स्प्रे किया जाता है, ये वीड्स को मार देगा, दे किल द वीड्स एंड दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप, जो हमारी मेन क्रॉप है उसको डैमेज नहीं करता है। सो वीडिसाइड्स है। और बाकी हमने देखा था टिलिंग वगैरह से भी हम वीड्स को रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि वीडिसाइड एक केमिकल है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ हार्वेस्टिंग। अब हमारी क्रॉप बनके तैयार हो गई है, हमने उसको वीड्स से बचा लिया है, पानी दे दिया है, सब कुछ कर दिया, तो अब हमें उसको हार्वेस्ट करने की ज़रूरत है। हार्वेस्ट मतलब कि अपने लिए यूज़ करना है, उसको कट भी तो करना है, साफ भी तो करके रखना है अपने पास। तो सो द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग। कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग, कि क्रॉप को कट करना जब वो मैच्योर हो जाए उसको हार्वेस्टिंग बोलेंगे।
अब जो हमारे ग्रेन सीड्स हमने कट कर लिए हैं, वी नीड टू सेपरेट देम, और इस सेपरेशन को मेथड को क्या बोलते हैं, थ्रेशिंग और विनोइंग से भी हम सेपरेट कर सकते हैं। तो आजकल हम थ्रेशिंग यूज़ करते हैं। द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द शेफ, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग। इस प्रोसेस को हम थ्रेशिंग बोलते हैं, और ये किसकी हेल्प से किया जाता है, कंबाइन मशीन की हेल्प से किया जाता है। ग्रेन्स मतलब शेफ क्या है हमारा, आपने न्यूज़ में बहुत कुछ सुना होगा, पराली एक वर्ड सुनते हैं, है ना। तो जो घास फूस, मान लो वीट है या पैटी है, छोटा सा दाना होता है गेहूं का, पर प्लांट कितना बड़ा होता है ना। तो गेहूं तो हमने अलग कर लिया, और मतलब गेहूं हमें उस शैप से, उस प्लांट से, उस लीव्स से, स्टेम से अलग करनी, तो उसी को हम थ्रेशिंग बोलते हैं, ठीक है। फिर उस पराली को वो जलाते हैं, उससे एयर पोल्यूशन होता है, सुना है ना न्यूज़ में आजकल, यस। सो शाफ्ट पता चल गया, और उसको सेपरेट करने को मेथड को हम थ्रेशिंग बोलते हैं। हम किससे सेपरेट कर रहे हैं, ये कंबाइन आप देख सकते हो ट्रैक्टर शेप का है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ विनोइंग जो जिन फार्मर्स की फील्ड जो है वो थोड़े छोटे हैं, वो अपना विनोइंग से कर लेते हैं, इतनी बड़ी मशीन वो अफोर्ड नहीं कर पाते। तो सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड शेफ बाय विनोइंग इज अनदर मेथड। विनोइंग हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। विनोइंग क्या होता है, सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ विंड। एक फोटोग्राफ, इफ़ यू कैन रिमेंबर, एक लेडी एक ऊंचे से पत्थर पे खड़ी होके छाछ बोलते हैं, जिससे कि सीड्स को ऐसे हवा में हिलाती है, तो सीड्स नीचे गिर जाते हैं, और जो शेफ है वो हमारा दूर उड़ जाता है, उसमें सीड्स सेपरेट हो जाते हैं, हमारे ग्रेन्स सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ यहाँ पे हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स कुछ गिवन है, वी शुड नो द नेम, कि हमारे इंडिया में कौन कौन से फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, जैसे पोंगल है, बैसाखी, होली, दिवाली, नबान्या एंड बिहू। दीज आर दिस फेस्टिवल्स इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, जो कि हार्वेस्ट सीजन में सेलिब्रेट किए जाते हैं अलग अलग, ठीक है। स्टोरेज क्या है, अब हमने ग्रेन्स को सेपरेट कर लिया है, कट कर लिया है, तो अब हम उन्हें स्टोर करेंगे। स्टोर कहाँ करेंगे, हम सिलोज में करेंगे या ग्रेनरीज में करेंगे, ठीक है। सिलोज क्या होते हैं, बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं। हमें उनको स्टोर करने की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि हमें उनको मॉइस्चर से, रेन से, रैट, पेस्ट, इन सब से बचा के रखना है, नहीं तो वो हमारी ग्रेन को ख़राब कर देंगे, ठीक है, जब तक वो सेल हो रही है। तो ये फोटोग्राफ है हमारी सिलोज की, ठीक है। और सिलोज फॉर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स की स्टोरेज के लिए सिलोज है। और यहाँ आप ग्रेनरी देख सकते हो। ग्रेनरी में क्या है कि देखा जाता है, इट विल मेक श्योर कि यहाँ कोई रैट नहीं है, कोई पेस्ट वगैरह ग्रो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये गनी बैग्स में स्टोर किए जाते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज़ एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या है, अभी हमने देखा कि हमें क्रॉप से खाना मिल रहा है, प्लांट से खाना मिल रहा है, पर नाउ वी विल गेट फूड फ्रॉम एनिमल्स ऑल्सो, जो हमें एनिमल से भी खाना मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल इस टेबल में आप देख सकते हो, हमें काऊ, बफेलो, गोट, कैमल, इन सब से क्या मिलता है, मिल्क मिलता है। तो काऊ को भी लार्ज स्केल पे ग्रो करते होंगे, जैसे हमने क्रॉप प्रोडक्शन की कि एक ही क्रॉप को, एक ही प्लांट वैरायटी को लार्ज स्केल पे ग्रो किया, ऐसे ही सिर्फ काऊ को लार्ज स्केल पे रियर करना, पालना, नॉर्मल भाषा में बोलेंगे कि पालना, कि बहुत सारी काउज हैं, डेयरी बोलते हैं जिसको, कि दूध की डेयरी है। तो उसमें मेन क्या होता है कि काउज ही काउज है, और वहाँ से मिल्क मिलता है, दूध की डेयरी होती है ना। सो उसको हम एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। एनिमल हस्बेंड्री क्या है कि rearing of animals at home or in farms have to be provided with proper food, shelter and care, कि हम एनिमल्स को प्रॉपर फूड दे रहे हैं, शेल्टर दे रहे हैं, केयर दे रहे हैं। एंड व्हेन दिस इज़ डन ऑन लार्ज स्केल इट इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। मतलब रियरिंग ऑफ एनिमल्स फॉर कमर्शियल यूज इज़ नॉन एज एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। एंड यहाँ एक पॉइंट बहुत अच्छा गिवन है, आई वुड लाइक टू डिस्कस इट। फिश इज़ गुड फॉर हेल्थ, फिश हमारी बहुत गुड है। वी गेट कॉड लिवर ऑयल फ्रॉम फिश विच इज़ रिच इन विटामिन डी। विटामिन डी के कैप्सूल्स भी आते हैं, जो कि किससे प्रिपेयर होता है, कॉड लिवर ऑयल से। कॉड लिवर फिश के लिवर ऑयल से बना होता है, ठीक है। सो फिश के, जैसे एनिमल हस्बेंड्री बताया मैंने, तो फिश को लार्ज स्केल पे पालने के लिए हम क्या कहते हैं, पिसीकल्चर बोल देते हैं। या फिर बीज को हम हस्बेंड्री कर रहे हैं, बीज को रख रहे हैं काफ़ी टाइम के लिए, बी हाइव्स में रखते हैं, वो क्या बनाती है, हनी बनाती है। तो कमर्शियल यूज़ के लिए अगर कर रहे हैं तो उसको हम एपीकल्चर बोलते हैं। तो दीज आर दी टर्म्स। एंड विद दिस आवर चैप्टर इज़ कंप्लीट। आई होप everything is clear to you. If you want to discuss any topic with me, please write it in the comment box. Please like and subscribe my channel for more updates. Thank you.